Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सभी। तो देखो यहाँ पे हमारा दूसरा लेक्चर है आज फर्स्ट चैप्टर का लिविंग वर्ल्ड का। क्लियर है ना। हमने अभी तक लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक या यूं को डिफाइनिंग फीचर के बारे में हमने पढ़ा था। क्लियर है ना। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, सेक्शन 1.2 दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ओके, सो डाइवर्सिटी देखने वाले हैं इस लिविंग वर्ल्ड में। तो यहाँ पे देखोगे क्या बोल रहा है एनसीईआरटी, समझोगे। इफ यू लुक अराउंड यू विल सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अपने आसपास डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हो, एज यूजुअल देखते ही होगे आसपास, घरों के आसपास भी। क्लियर है ना। बी इट पॉटेड प्लांट, चाहे वो पॉटेड प्लांट गमले में लगे हुए प्लांट हो, इंसेक्ट हो, बर्ड हो, तुम्हारा खुद का कोई पालतू जानवर हो, या फिर कोई दूसरा जानवर हो, या फिर कोई प्लांट हो। क्लियर है ना। ये सभी चीज तुम देखते हो अपने आसपास। देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिजम्स दैट यू कैन नॉट सी। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिन्हें देख नहीं सकते हो अपनी खुली आंखों से। जैसे कि किसकी बात की जा रही है, बैक्टीरिया की बात की जा रही है बेसिकली, है ना। पैथोजेंस की बात हो रही है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। ओके, दे आर ऑल अराउंड यू। ये सभी क्या है, तो हमारे आसपास प्रेजेंट है। इफ यू वेयर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन। अब देखो यहाँ पे समझना, अभी तक तुम ऑब्जर्वेशन कहाँ कर रहे हो, अपने घर के आसपास, अपने स्कूल के आसपास। क्लियर है ना। अगर इस एरिया को अगर तुम बढ़ा दो, क्लियर है ना, फॉर एग्जाम्पल कि तुम एक फॉरेस्ट देख रहे हो, क्लियर है ना, तुम एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देख रहे हो, क्लियर है, तुम पूरे कंट्री को ही देख रहे हो, तो वहां पे क्या होगा, जो वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स है वो भी तो बढ़ जाएगा ना। द रेंज एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज, बिल्कुल इंक्रीज करेगा, क्योंकि तुमने अपने जो एरिया था ना, एरिया अंडर ऑब्जर्वेशन, उसी को तुमने बढ़ा दिया है। ऑब्वियसली इफ यू वेर टू विजिट ए डेंस फॉरेस्ट, तो यहाँ पे तुम्हें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी मिलने वाला है, क्योंकि फॉरेस्ट का मतलब प्लांट, और प्लांट जहां होगा तो वो दूसरे लाइफ को फिर सपोर्ट करेगा। क्लियर है ना, क्योंकि वो बेस है वहां पे। और फूड चेन प्लांट से ही तो शुरू होता है। कोई भी फूड चेन में याद करो, सबसे पहले ट्रॉफिक लेवल पे कौन आता है, प्रोड्यूसर आते हैं ऑब्वियसली। you would probably see a much greater number and kinds। देखो नंबर के साथ साथ काइंड भी, समझ रहे हो ना। नंबर में तो ज्यादा प्रेजेंट होगा ही होगा, साथ साथ वेराइटी भी ज्यादा होगा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट। ओके, तो अगर एक डेंस फॉरेस्ट में जाते हो, अगर ये ऑब्जर्व करने अपने एरिया को, अपने ऑब्जर्वेशन को बेसिकली यहाँ एक्सप्लोर करते हो, तो तुम्हें यहाँ पे नंबर भी ज्यादा मिलेगा और साथ साथ वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ज्यादा मिलने वाला है। ओके, each different kind of plant, animal or organism that you see represent a species। इसे याद रखना है तुम्हें, इसे याद रखना है। यहाँ से बनेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बनेगा देखना, तो यहाँ पे समझ लेना पहले। each different kinds of plant, animal और organism, कोई भी जो तुम देखते हो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक स्पेसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और स्पेसीज ना यूनिट होता है बेसिकली तुम्हारे क्लासिफिकेशन का। क्लियर है ना। या फिर यू को स्पेसीज, अभी टैक्सॉन पढ़ेंगे आगे जाके हम, तो टैक्सॉन में समझोगे कि स्पेसीज एक ऐसा टैक्सॉन है ना जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। ओके, बाकी सभी का फिजिकल एग्जिस्टेंस तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, बट स्पेसीज का मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे ये समझ में आया तुम्हें। आगे बढ़े हम, आगे देखना। द नंबर ऑफ स्पेसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंजेस बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। ये भी तुम्हें याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं इसे ग्रीन मार्क कर देता हूँ। सो यहाँ पे याद रखना है 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पेसीज अभी तक जो डिस्क्राइब किए जा चुके हैं और जिसे हम जानते हैं बेसिकली। क्लियर है ना। लेकिन हाँ, अभी इसके अलावा ऐसे बहुत सारे स्पेसीज हैं जो कि अभी डिस्कवर किए जाने बाकी है। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी। तो इसी को क्या बोल रहा है, बायोडाइवर्सिटी बोल रहा है। और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, इसे याद कर लेना तुम। द नंबर ऑफ स्पेसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंजेस बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। एनसीईआरटी के लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वहां पे तुम्हें विजुअलाइज होगा, यही सारे पॉइंट्स वहां पे क्वेश्चन बन के आ जाएंगे। क्लियर है ना, घूम फिर के क्वेश्चन बनेंगे, तो इसीलिए पहले से ही ध्यान दोगे। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी, समझते हो। और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब हुआ कि जितने भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है
क्लियर है ना, इस अर्थ पे। ओके, वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरिया, जैसे जैसे नए एरिया एक्सप्लोर करोगे या फिर अगर पुराने वाले एरिया को दोबारा से एक्सप्लोर करोगे तो वहां पे न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड, वहां पे तुम्हें नए नए ऑर्गेनिजम्स भी मिलते रहेंगे। क्लियर है ना, या मिलने की संभावना रहेगी। ओके, एज स्टार्टेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। शुरुआत में क्या थे वर्ल्ड में, तो मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स थे। वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ऑन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स, हम प्लांट और एनिमल को अपने लोकल नेम से जानते हैं। दीज लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब देखो यहाँ पे होगा प्रॉब्लम, क्लियर है ना, अगर इवन विद इन ए कंट्री, एक कंट्री के अंदर भी अगर बात करते हैं लोकल नेम की, जिसे वर्नाकुलर नेम भी बोलते हैं, तो ये नेम क्या होता है, वेरी करता है। क्लियर है ना, यानी कि एक कंट्री में अगर एक स्टेट में किसी को कुछ दूसरे नाम से बोला जा रहा है, पोटैटो को मान लो यहाँ पोटैटो बोला जा रहा है, तो किसी दूसरे स्टेट में उसे कुछ और बोला जा रहा है। क्लियर है ना, सो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अमंग द साइंटिस्ट की आखिर बात किसकी हो रही है। प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कंफ्यूजन that would be created if we did not find ways and means to talk to each other। अगर हमें एक दूसरे से बात करने का मतलब जरिया ना मिले। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो मैं समझ में आ रहा है, कुछ इंग्लिश भी बोल रहा हूँ तो मैं समझ में आ रहा है। अभी मैं अगर फ्रेंच बोलना शुरू कर दूँ तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, वैसे मुझे भी फ्रेंच आता नहीं है, बट अगर बोलना शुरू कर दूँ तो तुम्हें तो समझ में नहीं आने वाला है। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, सो दैट इज द प्रॉब्लम हियर कि एक कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। एंड सेम प्रॉब्लम यहाँ भी होने वाला है अगर लोकल नेम से चीजों को बुलाया जाएगा तो, क्योंकि विद इन ए कंट्री प्लेस टू प्लेस उसका नाम वेरी कर जाता है। क्लियर है ना, टू रेफर टू ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा कि आखिर किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। हेंस, अब यहां से देखो उसका सॉल्यूशन है। सबसे पहले देखो यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है तुम्हें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आखिर मतलब साइंटिफिक नेम की जरूरत क्यों पड़ी। तो अभी तुम पढ़ रहे थे ना कि अगर लोकल नेम यूज करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, किसके बारे में बात कर रहे हो समझ में नहीं आएगा, ये इन सब चीजों को लिखते हैं वहां पे। ओके, हेंस देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द मीनिंग द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके नेम को स्टैंडर्डाइज करना है, मतलब एक स्पेसिफिक नेम होना चाहिए, एक यूनिक एक पिक्यूलियर नेम होना चाहिए, such that a particular organism is known by the same name all over the world। क्लियर है ना, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, नोमेनक्लेचर कहलाता है। ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड। यहाँ पे देखो अगला पॉइंट, नोमेनक्लेचर कब पॉसिबल है, जब तुम ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब कर दोगे। क्लियर है ना, जब तुम ऑर्गेनिज्म के बारे में जानोगे, उसे डिस्क्राइब करोगे, उसके बारे में उसके फीचर्स बतलाओगे, तभी तो उसका नाम लिख सकते हो ना। डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड बी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू, और हम ये जानेंगे कि आखिर ये जो नाम है वो किस ऑर्गेनिज्म से अटैच्ड है। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। तो इसे क्या बोलेंगे, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब तो समझते होगे ना, पहचान करना। क्लियर है ना, तो देखो वैसे भी तुमने जब टैक्सोनॉमी पढ़ा था बेसिकली, या अभी बेसिकली अभी तो टैक्सोनॉमी पढ़े नहीं हो, आगे आएगा। तो टैक्सोनॉमी के ना 3 टर्म्स होते हैं, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, देन क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर है ना, फिर जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जब हम उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन एक तैयार कर लेते हैं, क्लियर है ना, तो फिर हम उसका एक नाम देते हैं। और नाम हम जैसे तैसे नहीं देंगे, अभी पीछे अभी देखो थोड़ी देर में हम लोग पढ़ेंगे उन सारे चीजों को कि नाम आखिर कैसे देना है। उसका जो नाम होगा एक स्पेसिफिक नाम होगा। क्लियर है ना, कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए होंगे, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाएगा उसके बाद। क्लियर है, तो इसीलिए वहां पे कुछ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हम नाम देंगे। ओके, देन नाम देने के बाद उसे हम क्या करेंगे, तो एक ग्रुप में रखेंगे, और ग्रुप में भी रखेंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन। तो इन तीनों चीजों को पढ़ेंगे एक एक करके, थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ओके, सो आइडेंटिफिकेशन क्या हो गया, तो यहाँ पे समझना नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली and we know that what organisms the name is attached to. This is called identification. Okay, in order to facilitate the study, अब अपने स्टडी को
और भी ज्यादा इजी बनाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स टू असाइन ए साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म। जितने भी नोन ऑर्गेनिज्म हैं 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑफ स्पीसीज, उसे नाम देने का एक साइंटिफिक तरीका निकाला बहुत सारे साइंटिस्ट ने। क्लियर है ना? दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्लियर है ना? और ये जो नाम दिया जाएगा ये पूरे वर्ल्ड में जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं सभी को लिए एक्सेप्टेड होगा। फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड on agreed principle and criteria which are provided in इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ICBN। इसे मार्क करोगे, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तुम्हारा, तो यहाँ पे लिख लोगे। कहाँ चला गया? फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स are based on agreed principle and criteria which are provided in the International Code for Botanical Nomenclature ICBN। ICBN क्या है? ICBN कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, याद रखना। ICBN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक सेट ऑफ रूल्स है। ICBN क्या है? एक सेट है, सेट ऑफ रूल्स, ओके, या एक ग्रुप ऑफ रूल्स एक्चुअली, जो कि किसके लिए रूल बनाती है? तो फॉर प्रोवाइडिंग द नेम ऑफ प्लांट्स एक्चुअली। क्लियर है ना? उसी तरह से अगर एनिमल की बात करें, क्लियर है ना, तो वहां पे प्रेजेंट है तुम्हारा इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, दैट इज ICZN। तो ये एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि किसे नाम देती है? तो एनिमल्स को। क्लियर है ना? द साइंटिफिक नेम इंश्योर that each organism has only one name। और साइंटिफिक नेम ये इंश्योर करती है कि हर ऑर्गेनिज्म का सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम। क्लियर है ना? तो यहाँ पे ये याद रखोगे तुम। क्लियर है? डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। समझ में आ रहा है कि अगर वहां पे तुमने कोई नाम लिखा बेसिकली साइंटिफिक नेम में, तो उसे कोई भी इंसान पढ़ रहा होगा ना इस वर्ल्ड में, कोई भी बायोलॉजिस्ट पढ़ रहा होगा, तो वो सीधा सीधा उसी के बारे में सोचेगा, किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा, तो सेम कंक्लूजन पे पहुंचेगा वो। क्लियर है ना? दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच ए नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म। और ये भी इंश्योर करता है, दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच a name has not been used for any other known organism। कि वो जो नाम है ना, जो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को दिया जा रहा है, वो फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को नहीं दिया गया हो, या फिर आगे भी नहीं दिया जाएगा। ओके, सो दिस इज द साइंटिफिक नेमिंग। अभी उसी को पढ़ेंगे यहाँ पे हम। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नोन ऑर्गेनिज्म। और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स कौन प्रोवाइड करती है? तो अभी तो बताया ना, ICBN प्रोवाइड करती है एंड ICZN प्रोवाइड करती है। ओके, तो ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स। और यहाँ पे समझना क्या है, हर नाम का दो कंपोनेंट होगा। द फर्स्ट इज कॉल्ड जेनेरिक नेम, जिसमें जीनस का नाम आएगा, एंड द सेकेंड इज कॉल्ड स्पेसिफिक एपिथेट, जिसमें स्पेसीज का नाम आएगा। तो जेनेरिक नेम में देखो, यहाँ पे समझना, सबसे पहला नाम होता है जीनस का, दूसरा नाम होता है उसके स्पेसीज का। ओके, और जीनस नेम को यहाँ पे जेनेरिक नेम बोल रहे हैं हम, या कहीं कहीं जेनेरिक एपिथेट भी बोलते हैं। ओके, और स्पेसीज वाले को स्पेसिफिक एपिथेट। क्लियर है यहाँ तक? दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विथ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये जो सिस्टम है नेम प्रोवाइड करने का किसी भी ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उसे क्या बोलते हैं? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। हाँ, रूल कौन सेट करती है? तो ICBN सेट करती है प्लांट के रूल्स, और ICZN सेट करती है एनिमल्स के रूल, मतलब एनिमल्स के लिए नोमेनक्लेचर के रूल्स। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाई कार्ल लिनियस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ये किसने दिया था? तो कार्ल लिनियस ने दिया था। इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इवन टुडे। इवन आज भी ये पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है। ओके, और ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? तो कार्ल लिनियस ने दिया था। ओके,
दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग ए 2 word फॉर्मेट was found convenient. ये मतलब आरामदायक पाया गया इंसान के लिए। क्लियर है ना। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम बेटर। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटेन एज मैंगीफेरा इंडिका। क्लियर है ना। यहाँ पे देखो इसका जो साइंटिफिक नेम है क्या है, मैंगीफेरा इंडिका है। तो यहाँ पे तुम समझ रहे होगे कि मैंगीफेरा उसके जीनस का नाम है, इंडिका उसके स्पीसीज का नाम है। क्लियर है ना। लेट्स सी हाउ इट इज बाइनोमियल नेम। इन दिस नेम मैंगीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस। मैंगीफेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस रिप्रेजेंट कर रहा है। while indica is a particular species or a specific epithet। समझ में आ रहा है। अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलोज। देखो क्या क्या रूल्स है समझना, ये सीधा सीधा याद कर लोगे। क्लियर है ना। यहाँ से तुम्हें ऑब्जेक्टिव्स भी मिल जाएंगे और साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाएंगे यहाँ से। ओके। तो सबसे पहला रूल क्या है कि बायोलॉजिकल जो नेम होते हैं आर जनरली इन लैटिन लैंग्वेज में होते हैं और रिटेन इन इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। और यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन में कि लैटिन में आखिर क्यों, क्योंकि ये जो है ना लैटिन लैंग्वेज ये एक तरह से डेड लैंग्वेज होता है। क्लियर है ना। लैटिन लैंग्वेज जो होता है ये एक तरह से डेड लैंग्वेज होता है। ओके। तो ये चीज हो गया। इसके मतलब यहाँ पे ये समझ गए कि लैटिन में लिखते हैं। ओके। और साथ साथ इटैलिक में कब, जब हमें प्रिंट करना होता है तो। द फर्स्ट इटैलिक तो समझते हो ना, थोड़ा सा जो टिल्ट करके लिखा जाता है। क्लियर है ना। आगे देखना, दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। यानी कहाँ वो पाए गए हैं इसे छोड़ दो, उसका जो नाम होगा वो लैटिन में बेसिकली लिखा जाएगा। क्लियर है ना। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। सब पहला वर्ड क्या होगा, फर्स्ट वर्ड होगा जीनस का। वाइल द सेकेंड वर्ड यानी सेकेंड कंपोनेंट क्या होगा, स्पेसिफिक एपिथेट होगा। ओके। पुट द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटेन दे आर सेपरेटली अंडरलाइंड। समझ में आ रहा है। अगर देखो मैं जैसे अगर हाथ से लिखता हूं, मान लो होमोसेपियंस लिखता हूं मैं, होमो सेपियंस, तो मैं इसे अलग से अंडरलाइन करूंगा और इसे अलग से अंडरलाइन करूंगा। नाउ दिस इज करेक्ट। ओके। और प्रिंटेड इन इटैलिक, और अगर इसे प्रिंट करूंगा ना तो देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये देखो मैंगीफेरा इंडिका जो है, मैं इसे अंडरलाइन कर रहा हूँ, वैसे अंडरलाइन करना नहीं है हमें। क्लियर है। तो चलो मैं इसे घेरा बना देता हूँ। क्लियर है ना। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंगीफेरा इंडिका, खास करके देखो लिन को तो तुम छोड़ ही दो, सिर्फ मैंगीफेरा इंडिका का जो टेक्स्ट है थोड़ा सा टिल्टेड दिख रहा है तुम्हें, दिस इज कॉल्ड इटैलिक फॉन्ट। ओके। और प्रिंटेड इन इटैलिक टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। ये याद रखना, प्रिंटेड इन इटैलिक टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। आखिर इटैलिक में क्यों प्रिंट कर रहे हो, ताकि ये बता सको कि ये मतलब इसका ओरिजिन क्या है, तो लैटिन ओरिजिन है। और अगर लैटिन ओरिजिन नहीं भी है तो भी उसे लैटिनाइज्ड कर देते हैं हम। क्लियर है ना। एज द पॉइंट फर्स्ट सजेस्ट, दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ओके। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पहला वर्ड जो जीनस का होगा, ये तो तुम्हें पता है, स्टार्ट्स विथ ए कैपिटल लेटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे एच को देखो कैपिटल रखा था। क्लियर है ना। while the specific epithet starts with a small letter, और देखो यहाँ पे मैंने एस को देखो स्मॉल ही रखा था। समझ में आया। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एग्जांपल ऑफ मैंगीफेरा इंडिका। देखो एम यहाँ पे कैपिटल दिख रहा है, आई यहाँ पे स्मॉल दिख रहा है, और ये इटैलिक दिख रहा है तुम्हें। क्लियर है ना। थोड़ा सा टिल्टेड टाइप का। नेम ऑफ द ऑथर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि नेम ऑफ द ऑथर, जिन्होंने बेसिकली वो डिस्कवर करा। ओके। सो नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, यानी सबसे लास्ट में, और वो भी एब्रिविएटेड फॉर्म में। किस फॉर्म में, तो एब्रिविएटेड फॉर्म में। जैसे देखो मैंगीफेरा इंडिका विच इज द मैंगो एक्चुअली, तो इसका डिस्कवरी किया था लिन ने, कार्ल लिनियस ने बेसिकली। तो इसीलिए यहाँ पे उसके उनके नाम को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में देखो लिन लिख दिया गया है। समझ रहे हो ना। सो दिस इज कॉल्ड Mangifera indica Linn. Okay, it indicates that this species was described by
लीनियस। समझ में आया यहाँ पे? तो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर तुम्हें समझ में आ गया, जिसे कि साइंटिफिक नोमेनक्लेचर भी बोलते हैं, साइंटिफिक नेम भी बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन समझोगे, तुमने आइडेंटिफिकेशन समझा, तुमने नोमेनक्लेचर समझ लिया, नोमेनक्लेचर में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर समझ लिया। वैसे और भी नोमेनक्लेचर होते हैं, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी होते हैं, लेकिन हमें पढ़ना नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे समझोगे कि कुछ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन समझो। क्लासिफिकेशन क्या होता है कि चीजों को कैटेगराइज करना, चीजों को कैटेगराइज करना ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। अभी एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, क्लियर है ना? यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, पहले ये देख लो, फिर एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे साथ साथ। तो यहाँ पे समझोगे द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग distinctions among organism and placing them into group that reflect their most significant feature and relationship is called biological classification। तो biological classification का यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया है कि ऑर्गेनिज्म को क्या करना, आइडेंटिफाई करना, उनके बीच में सिमिलैरिटीज हैं, डिफरेंसेस हैं, और जो ज्यादा सिमिलर है ना उसे एक ग्रुप में रखना, क्लियर है? उनके बीच में एक मतलब रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना और उसे एक पर्टिकुलर ग्रुप में रख देना, दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन अगर और भी मैं इजी तरीके से तुम्हें समझाऊं तो देखो समझना क्या होता है कि तुम मेडिकल स्टोर पे जरूर गए होगे, तो मेडिकल स्टोर पे हर दिन हजारों कस्टमर जाते होंगे तुम्हारे जैसे, और वहां पे तुम जाओ अपना पर्ची दिखाते हो, तो वहां पे जो भी दुकानदार होता है वो तुम्हें जल्दी से दवाई निकाल के दे देता है, लेकिन क्या उसके पास सिर्फ 2 10 20 इतने ही दवाई प्रेजेंट होंगे? नहीं ना, उसके पास तो हजारों लाखों टाइप के, डिफरेंट टाइप के दवाई प्रेजेंट होंगे, समझ रहे हो? फिर उतने में से वो तुम्हें सिर्फ 2 3 दवाइयां इतना जल्दी कैसे खोज के दे देता है? तो आखिर वो भी क्लासिफिकेशन का यूज करता है। करता है कि अभी देखना वहां पे तुम, वो या तो अल्फाबेटिकली अरेंज करके रखे हुए रहेगा, या फिर अल्फाबेटिकली के अंदर भी टाइप ऑफ ड्रग्स, जैसे टैबलेट्स अलग, सिरप अलग, समझ रहे हो ना, इस टाइप से। तो वो क्लासिफिकेशन करता है वहां पे, क्लियर है? द पर्पस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज टू ऑर्गेनाइज द वास्ट नंबर ऑफ नोन ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज दैट कुड बी नेम्ड, रिमेम्बर्ड एंड स्टडीड। समझ गए? एडवांटेज क्या है क्लासिफिकेशन का? कि इतने जो 1.7 1.8 मिलियन स्पेसीज है ना, उसे तुम ऑर्गेनाइज कर सको, उसे कैटेगराइज कर सको, और साथ साथ उसका नाम दे सको, उसे याद कर सको और उसे पढ़ सको, क्लियर है ना? क्योंकि अगर एक एक करके तुमने पढ़ना शुरू किया तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम डाइवर्सिटी पढ़ भी पाओगे, क्लियर है ना? अब देखते हैं टाइप ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये हमें एनसीईआरटी में नहीं पढ़ना है, क्लियर है ना? बट थोड़ा सा पढ़ेंगे, बस हल्का सा, बस देखते चलोगे, इसे बस याद रखोगे जो मैं बोलूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहला क्या है? प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में कुछ नहीं है, सिंपली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के आधार पे हम क्या करते हैं, चीजों को क्लासिफाई कर देते हैं। जैसे देखो, इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और ह्यूमन यूज। ओके, तो इस ये सबसे पुराना सिस्टम है क्लासिफिकेशन का। जैसे देखो, वाइल इल्डिंग प्लांट, जिससे हमें वाइल मिल रहा है, जैसे कोकोनट, वॉलनट, सोयाबीन। फाइबर इल्डिंग प्लांट, जिससे हमें फाइबर मिल रहा है, जैसे जूट, कॉटन। मेडिसिनल प्लांट, जैसे रोवोल्फिया, चिंकोना, यूकलिप्टस। तो ये सारे क्या है? मेडिसिनल प्लांट्स हैं। ओके, जैसे तुलसी वगैरह भी होता है। इन दिस क्लासिफिकेशन एनी वन प्लांट कैन बी मेंबर ऑफ मोर देन वन ग्रुप। बिल्कुल, जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है टर्मरिक, क्लियर है ना? मल्टी यूजेस प्लांट, इट गिव्स बोथ मेडिसिन यानी मेडिसिनल प्लांट के अंदर भी रखेंगे, साथ साथ स्पाइसेस, तो स्पाइसेस भी तो बनते हैं ना टर्मरिक के, हल्दी यूज करते होगे ना एज ए स्पाइसेस खाना बनाते टाइम। तो यानी कि ये स्पाइसेस वाले कैटेगरी में भी चला जाएगा और मेडिसिनल प्लांट वाले कैटेगरीज में भी चला जाएगा। तो इसका एक तरह से डिसएडवांटेज हो गया। आगे बढ़े हैं, इसके बाद आता है हमारा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं? तो इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टू और वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। यहाँ पे किसके आधार पे? मॉर्फोलॉजी समझते हो? मॉर्फोलॉजी नहीं समझते हो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, मॉर्फोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर।
स्टडी ऑफ external character or morphological character means simply external character. Okay, that is overall morphology is not considered. यहाँ पे जितना भी पूरा का पूरा जो morphology है ना प्लांट का उसे कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ही कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर है ना? फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय लीनियस, लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था। लीनियस क्लासिफाइड प्लांट किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमेन। देखो सिर्फ स्टेमेन पे ही उन्होंने ध्यान दिया। क्लियर है ना? और स्टेमेन के ही आधार पे उन्होंने 24 क्लासेस में बांटा था प्लांट किंगडम को। ओके, आगे बात करते हैं। यहाँ पे कुछ नोट्स दिए गए हैं, इन चाहो तो इन सब चीजों को याद कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। इन द बुक जेनेरा प्लांटेरम, इससे तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है तुम्हारा, ये तो याद ही रखोगे। लीनियस क्लासिफाइड द प्लांट किंगडम इनटू 24 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमेन, सो क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियस इज ऑल्सो सेक्सुअल क्लासिफिकेशन। सेक्सुअल क्लासिफिकेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम देख रहे हो ये जो स्टेमेन है बेसिकली ये तुम्हारे प्लांट का सेक्स ऑर्गन है। क्लियर है ना? आगे बात करते हैं। लीनियस डिवाइडेड फेनेरोगैम, फेनेरोगैम क्रिप्टोगैम पढ़ेंगे अभी आगे जाके हम। फेनेरोगैम में जैसे जिम्नोस्पर्म आते हैं और एंजियोस्पर्म आते हैं इनटू 23 क्लासेस and included other plants such as algae, fungi, mosses, that is bryophytes, and ferns, that is pteridophytes, in a separate class called cryptogam, cryptogamous। क्लियर है ना? तो यहाँ पे अलगी, फंगी, मॉसेस, देखो फंगी को भी उन्होंने प्लांट में ही रखा है जबकि फंगी का अलग से किंगडम हम पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये सारे के सारे प्लांट के ही अंदर आ गए हैं। अलगी, फंगी, मॉस, फर्न्स यानी टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, अलगी सारे और सारे फंगी भी, इन्हें क्रिप्टोगैमस में रखा गया। क्रिप्टोगैमस का मतलब होता है ना तुम्हारा हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्लियर है ना? ओके, सो इस टाइप से उन्होंने क्रिप्टोगैमस और फेनेरोगैमस में डिवाइड किया था। नेचुरल क्लासिफिकेशन, अब इसके बाद तीसरा है हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे एक पॉइंट और था, इन दिस सिस्टम इक्वल वेटेज इज गिवन टू बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। इक्वल वेटेज दिया जाता है चाहे वो वेजिटेटिव कैरेक्टर हो और चाहे वो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर हो। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर मीन्स वही जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता हो और जो नहीं पार्टिसिपेट करता हो वो वेजिटेटिव कैरेक्टर। ओके, जैसे स्टीम वगैरह आ जाता है। नेचुरल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इन दिस टाइप प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंप्लीट दैट इज ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो ओवरऑल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को कंसीडर हमने किया था क्या? नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं तो कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे जैसे स्टीम, रूट, लीव्स, फ्लावर, इटीसी सारे के सारे आ जाएंगे। एक्सटर्नल कैरेक्टर जितने भी है ना सभी आ जाएंगे। नेचुरल क्लासिफिकेशन इज बिलीव्ड टू बी द बेस्ट क्लासिफिकेशन बिकॉज इट रिप्रेजेंट द नेचुरल सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज ऑफ प्लांट, दैट इज इट रिप्रेजेंट्स द इंटर रिलेशनशिप अमंग प्लांट्स। तो प्लांट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है ना एक दूसरे के बीच में वो बतलाता है, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है कि अगर तुम ज्यादा कैरेक्टर को पढ़ रहे हो तो वहां पे तुम्हें ज्यादा एक तरह से रिलेशनशिप मिलने की संभावना है ना दो प्लांट्स के बीच में। इन दिस क्लासिफिकेशन द प्लांट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप शो मेनी सिमिलैरिटीज, while in artificial classification the plants belonging to the same group shows only one or two similar character, they have many dissimilarities also। समझ में आ गया यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो नेचुरल क्लासिफिकेशन के भी दो टाइप हैं। द फर्स्ट इज नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक, देन फाइलोजेनेटिक। ये जो वर्ड है ना फाइलोजेनेटिक, ये याद रखना, ये पूछा जाता है। जहां फाइलोजेनेटिक टर्म आए ना वहां पे तुम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को समझोगे। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ओके। तो यहाँ पे देखो नॉन फाइलोजेनेटिक में क्या है, इन दिस क्लासिफिकेशन द फाइलोजेनी ऑफ प्लांट इज नॉट कंसीडर्ड। फाइलोजेनी यानी वही इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसीडर नहीं करते हैं, यहाँ पे सिर्फ मॉर्फोलॉजी कंसीडर करते हैं। बट नेचुरल फाइलोजेनेटिक में क्या करते हैं, बोथ ग्रॉस कर लो यहाँ पे, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी यानी पूरा पूरा मॉर्फोलॉजी, क्योंकि देखो नेचुरल क्लासिफिकेशन है ना तो पूरा मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे हम। एंड फाइलोजेनी are considered in phylogenetic classification, the plants are arranged on the basis of their evolution। समझ में आ रहा है? evolutionary relationship के according उसे
अरेंज करते हैं। तो ये फाइलोजेनी समझ में आया तुम्हें। लेमार्क ने यहाँ पे प्रपोज किया था टर्म फाइलोजेनी, याद रखोगे। लेमार्क प्रपोज द टर्म फाइलोजेनी। और चार्ल्स डार्विन के बारे में आपको क्या दिया गया, गिव डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइलोजेनी इन हिज बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। देखो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज तो इवोल्यूशन पे ही है ना बेस्ड। इट वाज मोस्ट पॉपुलर बुक इन इट्स टाइम, अपने टाइम का सबसे ज्यादा पॉपुलर बुक रहा था, क्लियर है ना। 1859 में ये लिखा था उन्होंने। अब यहाँ पे देखो कुछ ये तुम्हें क्लासिफिकेशन दिया गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये प्लांट्स के बारे में दिया गया, जिसमें एंजियोस्पर्म सबसे मोस्ट प्लांट है और थैलोफाइटा तुम्हें सबसे लीस्ट एडवांस प्लांट है, क्लियर है ना। तो ये एक्चुअल में पता है क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है तुम्हारा इवोल्यूशन को, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को यहाँ पे दिखा रहा है, क्लियर है ना। कि पहले अर्थ पे थैलोफाइटा आया, देन ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म। ओके, एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज समटाइम्स नोन एज क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन, इसे याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज फेनेटिक क्लासिफिकेशन और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है हमें, बस एक बार रीडिंग डाल देता है यहाँ पे। इन 8 प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। यहाँ पे देखो बस काउंट करते हैं हम, जैसे मान लो कि दो स्पेसीज ले लिया ना, तो हम वहां पे नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज काउंट करते हैं और वहां पे देखते हैं दोनों को लास्ट में कंपेयर करके कि इन दोनों में कितनी समानताएं और कितनी विभिन्नताएं आई, क्लियर है ना। और जो जिसमें ज्यादा समानताएं आई उसे क्या करते हैं, एक ग्रुप में रख देते हैं। देखना यहाँ पे, दिस क्लासिफिकेशन इज इजिली कैरिड आउट बाय यूजिंग कंप्यूटर and is based on all observable character. In this classification, number and codes are assigned to all the character. उसे नंबर या कोड दे देते हैं and the data are prepared and then processed. फिर डाटा प्रिपेयर कर देते हैं और फिर प्रोसेस करते हैं। These those organism which have maximum similarities are placed in same group. सेम ग्रुप में रख देंगे उसे, समझ में आया, यही तो मैं बतला रहा था। इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसीडर्ड। और एक ही टाइम में हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर को भी देख सकते हो। इन दिस क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंस टू एनी वन कैरेक्टर इज नॉट गिवन। किसी एक कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है क्योंकि सारे कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। ऑल कैरेक्टर हैव सेम इंपॉर्टेंस। वाइल इन नेचुरल क्लासिफिकेशन जो फ्लोरल पार्ट्स थे यानी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स थे उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था देन वेजिटेटिव पार्ट्स। ये भी याद रखोगे, क्लियर है ना। तो यहाँ पे याद रखना तुम कि फ्लोरल पार्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था एज कंपेयर टू द वेजिटेटिव पार्ट्स इन नेचुरल क्लासिफिकेशन। अब देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, समझोगे। सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ में आ रहा है ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे पढ़ना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। इट इज नेसेसरी टू डिवाइज some means to make this possible. This process is called classification. समझ में आया क्लासिफिकेशन, वैसे मैंने बतला दिया है तुम्हें। Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. समझ में आया, this is called classification. For example, we easily recognize groups such as plants or animals or dogs, cats, insects. इन सब चीजों को आराम से रिकॉग्नाइज कर सकते हो। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म्स वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। तो देखो जब भी हम इन सब चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं तो कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ ए डॉग। अगर तुम एक डॉग के बारे में सोचते हो तो किसका इमेज आता है, ऑब्वियसली एक डॉग का ही इमेज आता होगा। अभी मान लो सभी डॉग के बारे में सोचो तो हर कोई डॉग का ही इमेज देख पा रहे होगे ना, ऑब्वियसली each one of us will see a dog। तो एक डॉग दिख रहा होगा अपने मन में, है ना। and not the cats, किसी को भी कैट नहीं दिख रहा होगा। okay, now if we were to think of Alsatians, we know what we are talking about। Alsatians का यहाँ पे मतलब होता है एक प्रकार का तुम समझ सकते हो एक ब्रीड ऑफ डॉग एक्चुअली, क्लियर है ना। अल्सेटियन क्या है, तो एक ब्रीड है डॉग का। ओके, जैसे जर्मन शेफर्ड टाइप होता है बेसिकली, गार्ड डॉग होते हैं बेसिकली, क्लियर है ना। तो अल्सेटियंस जो होते हैं ये एक तरह से डॉग का एक ब्रीड है
क्लियर है ना, जैसे जर्मन शेफर्ड टाइप। ओके, सिमिलरली सपोज वी वेर टू से मैमल्स, अगर मैमल्स बोले तो यहाँ पे अब कुछ कुछ कैरेक्टर्स आएंगे, जैसे कि बॉडी में हेयर का ग्रोथ होना, कुछ कॉमन कैरेक्टर्स, जैसे देखो यू ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स, ऐसे एनिमल के बारे में सोचोगे विथ एक्सटर्नल ईयर, जिनमें एक्सटर्नल ईयर हो, यानी जिसे पिन्ना बोलते हैं, एंड बॉडी हेयर, क्योंकि ये एक कॉमन फीचर होता है तुम्हारे एनिमल का, तुमने 9th क्लास के डाइवर्सिटी में पढ़ा होगा। लाइकवाइज इन प्लांट्स इफ वी ट्राई टू टॉक ऑफ वीट, अगर वीट के बारे में सोचते हैं, द पिक्चर इन ईच ऑफ आवर माइंड विल बी ऑफ वीट प्लांट, तो वीट प्लांट का पिक्चर आता है दिमाग में, किसी राइस प्लांट का नहीं, और फिर किसी दूसरे प्लांट का भी नहीं। हेंस ऑल दीज डॉग्स, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals, etc. are convenient categories we use to study organism. और इन्हीं कैटेगरीज के लिए हम जो साइंटिफिक टर्म यूज करते हैं, द साइंटिफिक टर्म used for these categories is taxa. taxa प्लूरल होता है और taxon इसी का सिंगुलर होता है, क्लियर है ना। Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different level, क्लियर है ना। यहाँ पे याद रखना होगा कि taxa can indicate categories at very different level, क्लियर है ना। Plants also form a taxa, plant भी एक taxa form कर रहा है, wheat is also a taxa, similarly animals, mammals, dogs all are taxa, ये सभी के सभी taxa है, लेकिन जो लेवल है ना वो अलग अलग है, क्लियर है ना, डिफरेंट लेवल पे है। बट यू नो दैट ए डॉग इज मैमल एंड मैमल आर एनिमल्स, तो डॉग क्या है, मैमल के अंदर आ रहा है, और मैमल्स क्या है, एनिमल्स के अंदर आ रहे हैं, क्लियर है ना। तो ये क्या है, डिफरेंट लेवल के टैक्सास है। देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल, जिसमें देखो सबसे ऊपर वाले लेवल पे एनिमल्स होगा, उस एनिमल के अंदर में मैमल होगा, और उस मैमल के अंदर में डॉग होगा, समझ में आ रहा है। तो ये अलग अलग लेवल पे टैक्सा को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर है ना। और टैक्सा होते क्या है, तो साइंटिफिक टर्म्स होते हैं फॉर टू इंडिकेट डिफरेंट कैटेगरीज एट वेरियस लेवल्स, क्लियर है ना, दिस इज कॉल्ड टैक्सा। यहाँ पे देखोगे, हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे डिफरेंट टैक्सा में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी, और इसी को क्या बोल रहे हैं, तो हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं, जिसमें कि हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग डिफरेंट टैक्सा निकालेंगे यहाँ पे, क्लियर है ना। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स अलोंग विथ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, समझ में आ रहा है, सेल तक पहुंच चुके हैं हम। डेवलपमेंट प्रोसेस and ecological information of organism are essential and form the basis modern taxonomic studies. ये याद रखोगे तुम, इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, इसे याद रखोगे जरूर से। तो external and internal structures along with the structure of cell, development process and ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomic studies. तो मॉडर्न जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज है उनमें इन सभी चीजों को रखा जाता है, जिसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल के अंदर का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, क्लियर है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, उससे उसके साथ साथ यहाँ पे ये सारे चीज बेसिकली क्या है, तो इसेंशियल होते हैं टू फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। हेंस कैरेक्टराइजेशन, देखना ध्यान से, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, एंड साथ ही साथ नोमेनक्लेचर, क्लियर है ना। कैरेक्टराइजेशन मीन्स उसके कैरेक्टर्स को देखना, देन आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान करना, डिस्क्राइब करना, क्लासिफिकेशन मीन्स उसे अलग अलग ग्रुप में बांटना, और नोमेनक्लेचर मीन्स नाम देना। ये सभी क्या है, बेसिस हैं टैक्सोनॉमी के। तो यहाँ पे इसे याद रखोगे कि टैक्सोनॉमी के बेसिस क्या क्या है, characterization, identification, classification and nomenclature, clear है ना, are the processes that are the basis to taxonomy. Taxonomy is not something new, ये कुछ नया नहीं है। Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of organisms.
ह्यूमन बींग्स तो शुरू से ही बेसिकली नए नए ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने में और भी ज्यादा इंटरेस्टेड होते चले गए, पार्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू देयर ऑन यूज। लेकिन किस पर्पस के लिए? तो अपने यूज के लिए। क्लियर है ना? इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग नीडेड टू फाइंड सोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। बिल्कुल, पहले ये सब चीज क्या करना पड़ता था? ढूंढना पड़ता था बेसिकली। क्लियर है ना? हेंस द अर्लीस्ट क्लासेस क्लासिफिकेशन वेर बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल, यहाँ पे समझना, जो सबसे पुराना क्लासिफिकेशन था ना, वो किस आधार पे था? यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे देखो, यही तुमने पीछे पढ़ा था, देखो मैं दोबारा से दिखाता हूं तुम्हें। ये देखो, प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, ये प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन यही तो है। क्लियर है ना? प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में देखो यहाँ लिखा था ना, अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये क्या यूज कर रहे हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, उसी के आधार पे करते थे हम। क्लियर है ना? कि हमारा, हाँ, इससे मेडिसिन मिल रहा है, इससे खाने को मिल रहा है, क्लियर है ना, इससे प्रोटेक्शन मिल रहा है, या कुछ भी, एनीथिंग, तो ये हम अपने यूज के अकॉर्डिंग करते थे। तो इसीलिए ये क्या था? हमारा सबसे पुराना क्लासिफिकेशन सिस्टम था। ओके, तो आगे यहाँ तक समझे, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, टैक्सोनॉमी को अलग से मैंने यहाँ पे समझाया है, समझना। सो टैक्सोनॉमी को अगर तोड़ो तो टैक्सेस एंड नोमोस, टैक्सेस मीन्स अरेंजमेंट एंड नोमोस मीन्स लॉ। तो अरेंजमेंट, क्लियर है ना, या डिफरेंट लॉ बेसिकली, क्लियर है ना, चीजों को अरेंज करने का। ओके, दिस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। तो यहाँ पे किसे अरेंज करोगे? यहाँ पे किसके लिए टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हो तुम? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ना, तो ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म को अरेंज करोगे यहाँ पे। दिस वर्ड वाज प्रपोज्ड बाय एपी डी कैंडोल, याद रखना, इन हिज बुक थ्योरीज एलिमेंट्री डेला बोटैनिकी, दैट इज थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बोटनी। तो इन्होंने एक बुक लिखा था जिसमें इन्होंने प्रपोज किया था ये टर्म, ये वर्ड टैक्सोनॉमी। किसने? तो एपी डे कैंडोल ने। क्लियर है ना? इन्हें सिंपली कैंडोल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, याद रखोगे इसे। क्लियर है? और ये जो पॉइंट्स है ना, इसे कॉपी में लिखते चलोगे, जो जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं तुम्हें, उसे कॉपी में कहीं साइड से लिखते चलोगे। टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स स्टडी ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। यहाँ पे देखो क्या क्या है, तो आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ये तीन चीज आते हैं बेसिकली। आइडेंटिफिकेशन में क्या करते हैं हम? तो प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इज रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम अदर ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिज्म, यानी हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म पहले से प्रेजेंट है, तो उसके कंपैरिजन में हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। क्लियर है ना? एंड इज असाइन्ड टू ए पार्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। क्लियर है ना? देन नोमेनक्लेचर में क्या है? साइंटिफिक नेम दे देते हैं अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स, इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स को फॉलो करते हुए, जैसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। एंड देन क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं? प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म इज ग्रुप्ड into convenient categories on the basis of some easily observable characters. Okay, then type of taxonomy देखोगे यहाँ पे, टैक्सोनॉमी के दो टाइप यहाँ पे दिए गए हैं, साइटोटैक्सोनॉमी एंड कीमोटैक्सोनॉमी। सो साइटोटैक्सोनॉमी इज द यूज ऑफ cytological character of plant in classification or in solving taxonomic problems is called cytotaxonomy, and cytotaxonomy is based on cytological information like chromosome number, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। साइटोलॉजी तो समझते हो ना, सेल के अंदर चले जाओ। क्लियर है ना? तो साइटोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे, यानी कि सेलुलर कैरेक्टर के आधार पे अगर देखा जाए तो। क्लियर है ना? देन कीमोटैक्सोनॉमी, तो ये क्या है? बेस्ड ऑन द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पे क्या है? तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या है प्रेजेंट, उसके आधार पे ये दिया गया है। क्लियर है ना? द बेसिक केमिकल कंपाउंड्स used in chemotaxonomy are alkaloids, carotenoids, tannin, polysaccharide, nucleic acid, fatty acid, amino acid, aromatic compounds, ये सारे तुम्हारे बायोमोलिक्यूल्स हैं। क्लियर है? और बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे हम आगे के क्लासेस में। ओके, तो अभी इसे नहीं, अभी बस नाम याद रखोगे, ये टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर से देखो, एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, ह्यूमन बीइंग्स वेर सिंस लॉन्ग not only interested in knowing more about different kinds of organism and their diversities but also the relationship among them। तो देखो, ह्यूमन जो थे वो बेसिकली पहले के ही टाइम से सिर्फ इसी में इंटरेस्टेड नहीं थे कि डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म या उसके बीच में जो डाइवर्सिटी है उसे पढ़ेंगे, बल्कि उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है इसे भी पढ़ने में इंटरेस्टेड थे। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक क्या डील करेगा? सिस्टमैटिक डील करेगा तुम्हारे
कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटीज या डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लियर है ना? द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा which means systematic arrangement of organism. Linnaeus used Systema Naturae as a title of his publication. उन्होंने एक बुक लिखा था Systema Naturae. The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature and classification. इसे भी फिर systematics में ही डाल दिया गया। Systematics takes into account evolutionary relationship between organism. इसी को क्या बोलते थे? फाइलोजेनी ना, यहाँ पे फाइलोजेनी भी आ गया। यानी सिस्टमेटिक्स में तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और साथ साथ फाइलोजेनी सब कुछ आ गया। क्लियर है ना? वही अगर बात करते हैं टैक्सोनॉमी की, तो वहां पे ये बेसिकली तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन आता है, वहां फाइलोजेनी नहीं आता है। क्लियर है ना? सो सिस्टमेटिक में क्या है, इंटर रिलेशनशिप भी समझना है हमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में, और ये तभी पॉसिबल है ना जब तुम उसके एंसेस्टर के बारे में जानो। क्लियर है ना? सो दैट मीन्स कि इवोल्यूशन को समझो, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को समझो। तो यहाँ पे देखो सिस्टमेटिक्स क्या दे रहा है, द टर्म सिस्टमेटिक्स वाज गिवन बाय लीनियस। द वर्ड सिस्टमेटिक derived फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा विच मीन्स सिस्टम, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। ये चीज सेम चीज है यहाँ पे। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इन मॉडर्न टेक्सोनॉमिकल स्टडीज टेक्सोनॉमिस्ट यूज एक्सटर्नल and internal structure along with the structure of cell development process and ecological information of organism। ये जो नए टेक्सोनॉमिस्ट है ना, वो इन सभी चीजों का यूज करते हैं। ये पीछे हमने पढ़ लिया था। ओके, अब देखो यहाँ पे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। क्लियर है? तो इस टॉपिक को अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लियर है ना? टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज और साथ ही साथ कुछ और भी जो टेक्सोनॉमिकल एड्स पढ़ने हैं हमें। क्लियर है ना? वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। क्लियर है ना? तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और एक बार इस वीडियो को लाइक कर दोगे और साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दोगे। क्लियर है ना? ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।